अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज का लेक्चर है उस लेक्चर नंबर होगा 13। ये चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड है। इसका टॉपिक हमारे पास है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर एक फूट होती है तो कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट करते हैं, किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। हम सबसे पहले छोटा सा एक एटम का रिव्यू लेते हैं। एटम हमारे पास कंसिस्ट करता है तीन तरह के पार्टिकल्स पे, एक प्रोटॉन्स पे, एक न्यूट्रॉन्स पे, एक इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज दिखाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश कर रहा है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटॉमिक मास होता है, जो मास ऑफ हमारे पास एटम होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। अब आप जरा आइसोटोप सिंबल रिव्यू देखते हैं। अब हमारे पास मास नंबर क्या होता है, ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम नाम देते हैं मास नंबर का, जो किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर टॉप पे लिखा होता है। एक होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से जाहिर करते हैं, ये हमारे पास नीचे इस तरह से लिखा होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। ए बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ए माइनस जेड, अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हासिल होते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम ये करेंगे कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर। फिल इन द चार्ट ऑफ ईच आइसोटोप्स। ये यूरेनियम दिया जाता है, यूरेनियम 23592, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप से एक U23892 है। अब इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक मास इसका कितना है, 235, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर 92 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से निकालेंगे हम, एटॉमिक मास यानी 235 माइनस 92 करेंगे तो 143 आ जाएगा। अगर इसी तरह से यूरेनियम U238 की बात करें तो इसका एटॉमिक मास हमारा 238 होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होगा, 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 238 माइनस 92, यानी कि 146। आइसोटोप्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, कुछ आइसोटोप्स हो सकते हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। इनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास होने की वजह यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें मुख्तलिफ होती है, जबकि प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। मोस्ट ऑफ आइसोटोप विच अकर नेचुरली आर स्टेबल, जो हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं वो स्टेबल होते हैं। फ्यू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड ऑल ऑफ द मेन मेड आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। बहुत हमारे पास नेचुरली के अंदर थोड़े से आइसोटोप्स जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, और जो मेन मेड हमारे आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल आइसोटोप्स कैन बिकम स्टेबल बाय रिलीजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हमारे कुछ पार्टिकल्स और उसके बाद अपने आप को स्टेबल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, एंड द एलिमेंट विच अंडरगोज द प्रोसेस आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। उन पार्टिकल्स, उस एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेडियोएक्टिव डीके का। द प्रोडक्ट ऑफ दिस डीके इज कॉल्ड डॉटर आइसोटोप। जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है इस हमारे रिएक्शन के बाद, हम उसको नाम देते हैं डॉटर आइसोटोप। रेडियोएक्टिव डीके हमारे पास कुछ इस तरह से है। रेडियोएक्टिव डीके रिजल्ट्स इन द इमिशन ऑफ आइदर एक अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा डीके होता है, और निगेटिव बीटा पार्टिकल्स भी निकल सकता है जिसको हम निगेटिव बीटा डीके कहते हैं। निगेटिव बीटा पार्टिकल जो होता है असल में होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की इमिशन होना। अब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन का निकलना, इसको हम बीटा पॉजिटिव डीके भी कह सकते हैं। सबसे लास्ट में हम देखते हैं गैमा रे निकलना, इसको कहते हैं गैमा डीके। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द मास एंड एटॉमिक नंबर मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास और एटॉमिक नंबर यानी ए और जेड का दोनों तरफ सम करेंगे तो सेम आना चाहिए। अल्फा डीके, अल्फा डीके हमारे पास क्या होता है, एन अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स दिखाए जा रहे हैं, दो प्रोटॉन्स दिखाए जाते हैं।
इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन निकलते हैं इसमें और 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि इसमें से 4 न्यूक्लियॉन्स निकलते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास एक एलिमेंट दिया जाता है x, इसका एटॉमिक मास कितना है a, इसका एटॉमिक नंबर है z। जब इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए, ये हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो z-2 रह गया। जब इसमें से एटॉमिक मास होता है a, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन निकले हैं और 2 न्यूट्रॉन निकले हैं, तो यानी कि 4 होगा, तो a-4 हो गया। बाकी क्या बचा? हीलियम न्यूक्लियस, यानी 4 और 2, ये हीलियम निकला। ये हमारे पास कहलाता है अल्फा डीके। ये अनस्टेबल एटम था। मोर स्टेबल एटम हमारे पास ये बनता है, और इसको मोर स्टेबल करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स का डिके होता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हम ये कहते हैं कि रेडियम के अंदर हमारे पास 226 एटॉमिक मास होता है, यानी इसके अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है वो 226 होती है, और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद 88 होती है। जब इसका रिएक्शन होता है, अपने आप को स्टेबल करते हैं, तो रेडॉन बनता है, यानी इसके अंदर से 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास हो गया 222, और 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर हो गया 86, और हीलियम के हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि 4 और 2 निकलता है। लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। एक रिएक्शन आपने देखा। अब हम और इस तरह से एक इक्वेशन देखते हैं। हमने कहा कि लेट्स सपोज एक एलिमेंट है, हमें ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि रेडॉन है, रेडॉन 222 और 86 मजीद अपने आप को स्टेबल करने जाता है। इसके रिएक्शन से हमारा एक नया एलिमेंट बनेगा, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, और ये रिएक्शन होने के बाद हीलियम का न्यूक्लियस भी निकलता है, यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है। अब इसमें से आप क्या निकाल दें, इसमें से 4 निकालें और इसमें से 2 निकालें, तो ये बन गया 218 और ये बन गया 84, जो कि पोलोनियम होता है, और हीलियम के हमारे पास न्यूक्लियस निकलता है। अब हम आ जाते हैं एक और इक्वेशन की तरफ। राइट द इक्वेशन फॉर द अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम U234। U234 हमारा यूरेनियम है, यानी कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, कोई भी आइसोटोप हो उसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, न्यूट्रॉन की वजह से एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है। तो अब क्या होगा, इसमें सवाल ये है, यूरेनियम U234 और 92 में अब हमने ऊपर से 4 माइनस कर दिया तो रह गया 230, नीचे से 2 माइनस कर दिया तो रह गया 90, एक थोरियम बन गया, और थोरियम हमारे पास जब बनता है यूरेनियम से तो हमारे पास हीलियम 4 और 2 भी निकलता है। ठीक है जी। फाइंड द मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल। अब हमारे पास लेट सपोज एक एलिमेंट है, इसके अंदर जब हम ये कहते हैं कि अल्फा डीके होता है तो लेड बनता है, लेड 214 और 82 होता है, और हीलियम 4 और 2 होते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट होगा, या आपने राइट इक्वेशन ऐसे ही लिख दी, लेफ्ट पे आपने अब ये देखा कि जब ये हमारा अल्फा डीके हुआ तो 4 इधर चलेगा, यानी 214 प्लस 4 कितना होगा 218, 82 प्लस 2 कितना होगा 84, ये हमारे पास पोलोनियम होता है। अब हम बीटा इमिशन देखते हैं, यानी बीटा डीके देखते हैं। बीटा डीके कौन सा वाला देख रहे हैं हम, बीटा डीके देख रहे हैं नेगेटिव बीटा डीके, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडरगोइंग रेडियोएक्टिव डीके। आप ये देखते हैं कि आपके पास जब बीटा इमिशन होती है, यानी कि बीटा डीके होता है, नेगेटिव बीटा डीके, बीटा इमिशन अकर्स व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक न्यूट्रॉन, आपके पास एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये आपके पास, अब ये देखिए एक एलिमेंट है, ठीक है जी। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास है ए और एटॉमिक नंबर है जेड। अब एटॉमिक मास में से एक न्यूट्रॉन निकला तो एटॉमिक मास में एक की कमी आई, लेकिन ये न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, एटॉमिक मास में एक प्रोटॉन ऐड हो गया, तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हमारे पास एक्सेस में क्या हो रहा है, अब आप ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, सही जी। इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से न्यूट्रॉन चेंज किसके अंदर हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हुआ तो नीचे प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, यानी Z+1 हो गया। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन निकला और उस न्यूट्रॉन निकलने की वजह से एक प्रोटॉन बन गया। तो एटॉमिक मास में से जब एक माइनस हुआ फिर एक चीज़ ऐड हो गई, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एटॉमिक नंबर में हमारे पास एक प्रोटॉन का एडिशन हो गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकला, जिसका इलेक्ट्रॉन को आप E0-1 लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो होता है एटॉमिक
नंबर -1 हो गया और एटॉमिक मास 0 है। ठीक है जी, तो बीटा पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है बीटा इमिशन की। बीटा इमिशन याद रखना है कि न्यूट्रॉन चेंज होता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन में जब चेंज होता है तो एटॉमिक मास हमारे पास जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आ जाता है, 1 प्रोटॉन ऐड हो जाता है होता। हम ये कहते हैं कि आपके पास 1 का इंक्रीज हुआ 7, ठीक है जी, 1 का इंक्रीज हुआ और 14 अपनी जगह ऐसे रहा, तो ये हमारे पास एटॉमिक, ये कौन सा एलिमेंट बना, न्यूट्रॉन बना और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकला। यानी कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास 14 था और एटॉमिक नंबर 6 था। रिएक्शन के बाद क्या होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 14 ही और एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 7। कार्बन एक्सेल में क्या था 14 और 6, रिएक्शन के बाद हो गया 14 और 7 जो कि न्यूट्रॉन होता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। फाइंड द मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल। आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है कि आपके ए और जेड, बी आई निकलता है 21483 और इलेक्ट्रॉन निकलता है 0-1। तो अब आपके पास यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा, देखें यहाँ पे लेफ्ट पे 214 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब आपके पास 83 और -1 कितने हो गए 82, यहाँ पे 82 आ गया जो कि लेड का सिंबल है पीबी का। आपके पास एटॉमिक मास होता है 214 और एटॉमिक नंबर होता है 82। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारे पास जो होता है इज द अपोजिट ऑफ बीटा इमिशन। बीटा इमिशन का अपोजिट एक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, वहां पे हमने क्या देखा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन निकला था, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, एक एलिमेंट है ए जेड। यहाँ अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करा दें तो आपके पास क्या होगा, ए प्लस 0 ए ही रहेगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाएगी, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। अब हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर को जरा देखते हैं। एस्टेटाइन को देखा हमने 21885 0 और -1। तो अब हमारा जब ये रिएक्शन होता है, ऊपर तो 218 ऐसे ही रहा, नीचे 85 -1 कितना हो गया 84 जो कि पोलोनियम है हमारे पास। कैप्चरिंग नेगेटिव पार्टिकल फॉर्मिंग अ न्यूट्रॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन। अब ये कह रहे हैं जब आप एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करवाते हैं तो एक प्रोटॉन उसको कैप्चर करके न्यूट्रॉन बना देता है। सही चीज, रिवर्स प्रोसेस, पहले न्यूट्रॉन ब्रेक होता था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। एटॉमिक नंबर में डिक्रीज होता है 1 का, एटॉमिक नंबर आपके पास डिक्रीज हो गया 1 का, रिएक्शन के बाद आप देखिए 85 -1 84 हो गए और लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। राइट योर ऑन इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन आप इसको देखते हुए लिखते हैं, ए आर हमारा एक एलिमेंट है 37 और 18। अब आपके पास एक एलिमेंट बनता है नया। अब हम ये कहते हैं कि 37 + 0 37, 18 -1 17 जो कि क्लोरीन बनता है। 37 और 17 क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है जी। अब आपसे कहा जाता है कि फाइंड द मिसिंग स्टार्टिंग एलिमेंट। हमने एक्स नाम दे दिया अननोन, एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, अननोन है। अब आप ज़रा इसको रिवर्स देखें तो हमारे पास क्या, ए के अंदर 0 ऐड किए तो 14 हुआ, यानी कि इधर 14 ही होगा, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी था, लेट सपोज एक्स था, -1 किया तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 6, यानी कि यहाँ पे असल में 7 था तो ये हमारे पास 7 -1 6 हो रहा है। ये 7 था, 7 में से गए तो हमारे पास 6 होता है, तो हमारे पास 14 और 7 जो कि न्यूट्रॉन हो। पॉजिट्रॉन इमिशन ये कहलाता है हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके। पॉजिट्रॉन क्या चीज होता है, अ पॉजिट्रॉन इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन बट इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जरा देखिए पॉजिट्रॉन हमारा क्या चीज होती है, इस रिएक्शन में क्या होता है पॉजिटिव बीटा डीके में। ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन इमिशन अ प्रोटॉन चेंज इनटू अ न्यूट्रॉन एंड द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इज इमिटेड। जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है वो इमिटेड हो जाता है, ये हमारा पॉजिट्रॉन बनता है। यानी कि एक प्रोटॉन जो होता है वो चेंज होता है। वहां पे आपके पास क्या था कि न्यूट्रॉन चेंज होता है आपका एक प्रोटॉन के अंदर और प्रोटॉन के साथ क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन चेंज होता है, प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर चेंज होगा तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया और एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या चेंज आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन जब चेंज हुआ तो आपके पास एक प्रोटॉन जब चेंज होता है तो एक प्रोटॉन की कमी आ जाती है, सही थी, एक प्रोटॉन की कमी आई Z-1 हो गया और इसके साथ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया। वो पॉजिटिव चार्ज इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन।
अच्छा, अब हमारे पास एस्टाटाइन का हमारे पास रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या हो रहा है, 218 218 हमारा एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया, ये हमारा 218 ही रहा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया 85 के बजाय, ये क्या हो गया, कम होके 84 हो गया, ये हमारे पास +1 बन गया। ये बन गया हमारा पोलोनियम। प्रोटॉन स्प्लिट्स इमिटिंग पॉजिटिव पार्टिकल लीविंग एन लीविंग एन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन स्प्लिट होता है एक पॉजिटिव चार्ज में और एक न्यूट्रॉन के अंदर। एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाता है हमारा 1 के बराबर और मास नंबर स्टे द सेम। पॉजिट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन हैव नो मास। पॉजिट्रॉन का भी कोई मास नहीं होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक मास 0 है। तो यह आपके पास पूरा हमारे पास बीटा पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव इमिशन हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में हमारा पास रिएक्शन में एटॉमिक मास सेम रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर कम हो जाता है और हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलता है। जबकि निगेटिव बीटा डीके में क्या होता था, एटॉमिक मास सेम रहता था लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाता था और उसके साथ क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता था। जरा दोबारा देख लेते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि आपके पास एक ऊपर आया 16, नीचे आया 7। ठीक है जी, यानी कि हमारे 16 और 8 ऑक्सीजन था। अब क्या रिएक्शन होता है इसमें, 16 और 8 रिएक्शन के बाद ये 16 ही रहता है, ये हमारा 7 हो जाता है, यानी नाइट्रोजन बनता है और इसके साथ एक पॉजिट्रॉन निकलता है। फाइंड आउट द मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होगा, ये 66 था। लेफ्ट पे 66 ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन से पहले इसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, यानी कि एक नंबर बड़ा होता है। 29 से पहले हो गया 30, तो है हमारे पास Zn बन गया। ठीक है जी। अब जिंक हमारा बन गया, जिंक से कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, जिसके बाद पॉजिट्रॉन बनता हुआ नजर। अब गैमा डीके क्या होता है, when atom decays by emitting alpha or beta particles to form a new atom, the nuclei of the few atom form may still have too much energy to be completely stable. These atoms will emit gamma rays to release that energy. जब ये हमारे अल्फा डीके होता है और बीटा डीके होता है, तो उसके बाद हमारे पास एटम के अंदर हमारे पास सीक्वेंस आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उल्टी सीधी जा। लेकिन जब अपने आप को स्टेबल करते हैं, जब ये स्टेबल करते हैं, तो स्टेबल करने के लिए हमारे पास तमाम एटम्स अब एक एनर्जी रिलीज करते हैं। गैमा रेज जो होती है वो एनर्जी होती है जिसको रिलीज करते हैं। गैमा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन। गैमा रेज आर नॉट चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। देयर इज नो चार्ज एंड मास और एटॉमिक नंबर ना इनका चार्ज होता ना हमारा इनका मास होता। अब ये देखें कि एक एलिमेंट एक्स था, वो रिएक्शन के बाद भी वही रहा, जैसे उसने अपने आप को स्टेबल किया और उसको नतीजे में गैमा रेज निकली, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समरी जरा गौर से देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या होती है। अल्फा पार्ट डीके लूज होता है हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि एटॉमिक मास में कितनी कमी आती है, 4 की, ऊपर 4 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। बीटा डीके हमारे पास क्या होता है, बीटा डीके यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। बीटा डीके निगेटिव बीटा डीके। न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टर्न्स हो जाता है प्रोटॉन के अंदर, और प्रोटॉन में जब टर्न्स होता है तो उसके साथ क्या होता है, एक हमारा एक निकलता है, एक निकलता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। इसके अंदर जो चेंज आता है वो आपके पास होता है +1 का चेंज, यानी कि जो हमारा पार्टिकल निकलता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसका रिवर्स प्रोसेस है, गेन इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस में लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जब लाते हैं तो प्रोटॉन टर्न्स हो जाता है इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक बन जाता है न्यूट्रॉन। कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर में -1 की चेंज आ जाता है, -1 का चेंज हो जाता है। ये आपके पास ये रिवर्स प्रोसेस होता है, एटॉमिक नंबर में -1 का चेंज आता है आफ्टर रिएक्शन। पॉजिट्रॉन इमिशन यानी बीटा पॉजिटिव डिके, लूज पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन लूज होता है, प्रोटॉन टर्न्स हो जाता है इनटू न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में नो चेंज आता है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर में -1 का चेंज आ जाता है। गैमा डीके में क्या होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती हैं, कोई चेंज नहीं होता एटॉमिक मास में, कोई चेंज नहीं होता एटॉमिक नंबर में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड्स ऑल न्यूक्लियाई टुगेदर। न्यूक्लियाई कौन क्या कहलाते हैं आपके पास, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इनको आपस में जोड़ के रखती है। अदरवाइज प्रोटॉन वुड रिपेल ईच अदर। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ना हो तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करे। न्यूट्रॉन स्पेस आउट प्रोटॉन एंड मेक द न्यूक्लियस स्टेबल। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्पेस आउट करते हैं प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स की वजह से प्रोटॉन्स दूर रहते हैं और दूर रहने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात होती है।
नॉट ऑल आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, तमाम आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियर डीके, सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियर डीके करते हैं। स्मॉलर एटम स्टेबल आइसोटोप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो हमारे पास स्मॉलर एटम्स होते हैं, जो कि स्मॉलर एटम्स स्टेबल आइसोटोप्स रखते हैं और उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन लार्ज एटम स्टेबल आइसोटोप्स विल हैव मोर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स उनके पास ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन्स की वजह से, ये कहलाते हैं हमारे पास अनस्टेबल। इन लार्ज एटम्स स्टेबल, सॉरी इन लार्ज एटम स्टेबल आइसोटोप, लार्ज एटम्स के अंदर जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उसमें हमारे न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले में। जब प्रोटॉन्स के मुकाबले में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होते हैं। टू मैनी और टू फ्यू न्यूट्रॉन्स मेक द न्यूक्लियर अनस्टेबल। टू मैनी, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास न्यूट्रॉन्स हो जाए या कम हो जाए तो आपके पास न्यूक्लियस को अनस्टेबल रहते हैं ये लोग। अब आप ये देख लें, डार्क बैंड आपके पास जो शो कर रहा है इस ग्राफ के अंदर न्यूट्रॉन्स और आपके पास प्रोटॉन नंबर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो डार्क बैंड जो होता है, ये डार्क लाइन जो जा रही है आपके पास, वो क्या करती है, स्टेबल एरिया ऑफ लाइंस। अब ये देखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर ये होता है, अगर आपके पास ये बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है तो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। अगर इसके अंदर हमारे पास थोड़ा बहुत इधर डिफरेंस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव। फिजन आपको बता चुके हैं कि फिजन क्या होता है। फिजन में क्या होता है, स्प्लिट होता है न्यूक्लियस और उसकी वजह से दिस इज व्हाट हैपेंड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऐसा होता है, न्यूट्रॉन इमिटेड ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन कैन कॉज अदर फिजन रिएक्शन। जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो दूसरे रिएक्शन में काम आते हैं। दिस इज अ चेन रिएक्शन, एक चेन रिएक्शन होता है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड विद कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड लगा देते हैं जिसकी मदद से हम फिजन रिएक्शन को चेंज को कंट्रोल करवाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स फ्यूज, यानी दोनों जब मिलके कंबाइन होते हैं तो एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। द एनर्जी रिलीज बाय द सन एंड ऑल स्टार इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन इन द कोर। जो कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी वहीं से जो कई सालों बाद हम तक पहुंचती है, बिलियन ऑफ ईयर्स बाद हम तक पहुंचती है। दिस प्रोसेस रिलीज मोर एनर्जी देन फ्यूजन। फ्यूजन की एनर्जी फ्यूजन से ज़्यादा होती है। फ्यूजन रिएक्शन आर हार्ड टू कंटेन बिकॉज द रिएक्टेंट आर प्लाज्मा। ये आसान नहीं है कि करवाई जा सके क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्लाज्मा होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे होता है। नो सॉलिड मटेरियल कैन कंटेन अ प्लाज्मा, हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल प्लाज्मा की फॉर्म में नहीं होते। फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, इसमें न्यूक्लियस कंबाइन होता है। एंड प्रोडक्ट इज लाइटर देन रिएक्टेंट। इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो लाइटर देन होती है रिएक्टेंट से। इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो हैवियर देन होती है रिएक्टेंट से। रिएक्शन कैन बी हार्नेसेड एंड कैन नॉट कंट्रोल। ये इजीली हम करवा सकते हैं लेकिन ये रिएक्शन नहीं करा सकते। फ्यूजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, दोनों के ही अंदर एनर्जी रिलीज होती है, नॉन न्यूक्लियर चेंज दोनों में आता है। ये आप थैंक यू फॉर अटेंशन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तहम्मुल के साथ इस लेक्चर को सुना। अगले लेक्चर जो कि अब हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा वो देखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए देते हैं, सेकंड ईयर के लिए इंशाल्लाह। जब तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।